वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें बहुत सारे कारण थे। कुछ तात्कालीन कारण थे, कुछ धार्मिक, ठीक है, कुछ राजनीतिक, बहुत सारे कारण थे। लेकिन यहाँ पे हम उन कारणों का नहीं बल्कि डलहौजी जो था वो कहाँ तक उत्तरदायी था इस विद्रोह के उत्पन्न होने में, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और यहाँ आते ही उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रसार किया। और यह कहना सही होगा कि उसने अपने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने के लिए जिन नीतियों का पालन किया वो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी साबित हुआ, जो इस प्रकार है। तो पहले आता है वो कब भारत आया। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और आते ही उसने क्या किया, अपनी साम्राज्यवाद की नीति का प्रसार करने का उसने विचार किया। और उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने के लिए जिन नीति का उपयोग किया उसी को हम 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं लगभग। तो उसका प्रथम जो नीति था वो क्या था, अपहरण या गोद निषेध नीति। अब इस नीति में क्या था, डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जो राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। इसे ही राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत वैसे राजाओं का जो निसंतान थे और अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी बालक को गोद लेना चाहते थे, वैसी परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया और उनके राज्य को कंपनी में मिला लिया जाता था। अब इसमें क्या हुआ, बहुत से राजा क्या थे, निसंतान थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी जो आगे राजपाट चला सके। इसलिए वे लोग क्या करते थे, किसी बच्चे को गोद लेते थे और उसे ही अगला अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। लेकिन डलहौजी ने इस परंपरा को एकदम समाप्त कर दिया और जो भी राजा का ऐसा स्थिति आता था उसे क्या होता था, राजा के मरने के पश्चात उसे कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत उसने सातारा, जयपुर, संभलपुर, नागपुर, उदयपुर तथा झांसी का विलय किया। इसी नीति के तहत उसने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कंपनी के साम्राज्य में मिलाया, जिसमें सबसे प्रचलित कहानी जो देखने को मिलती है वो झांसी की कहानी है, जिसमें राजा का कोई भी पुत्र ना होने के कारण उसने एक बालक को गोद लिया लेकिन उसे राजा स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है कुशासन की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अलावा कुशासन के आधार पर 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध का अधिग्रहण किया। अब क्या है, एक दूसरा नीति था कुशासन की नीति। इसमें डलहौजी ने क्या किया, हड़प की नीति जो थी पहली वाली, उसके अलावा भी उसने कुशासन के आधार पर क्या किया, 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध का अधिग्रहण कर लिया। डलहौजी ने प्रशासनिक कुशासन का बहाना बनाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लिया और नवाब पर अलोकप्रिय होने का आरोप लगाकर उसे 12 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, अवध को कंपनी में मिला लिया गया और इसमें क्या बहाना दिया गया, प्रशासनिक कुशासन का बहाना दिया गया। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर क्या किया, उसे लोकप्रिय होने का आरोप लगाया और उस पर 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे कहाँ भेजा गया, अवध से कोलकाता भेज दिया गया। उसके बाद जो तीसरा उसकी नीति थी वो थी पेंशन तथा उपाधियों की समाप्ति। अब इस नीति के तहत क्या हुआ था,
लॉर्ड डलहौजी ने अनेक देशी नरेशों के पेंशनों तथा उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब क्या था, बहुत सारे देशी जो राजा थे उनके पेंशन और उनकी जो उपाधि थी उन सबको समाप्त कर दिया गया। उसने कर्नाटक और तंजौर के शासकों की मृत्यु के बाद उनकी उपाधियां समाप्त कर दी और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी। इसके परिणाम स्वरूप नाना साहेब ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी बन गए। अब यहाँ पे क्या होता था, राजा की मृत्यु के बाद उसकी उपाधियाँ छीन ली जाती थी और बहुत सारे राजा जिंदा रहने के बावजूद भी उनका पेंशन को क्या किया जाता था, बंद कर दिया जाता था। जिस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे जो, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे नाना साहेब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, जिस कारण से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार का काफ़ी विरोध किया। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक व्यवहार। इसके तहत डलहौजी ने 1849 ईस्वी में घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद के मुगलों को लाल किला छोड़कर कहीं और रहना पड़ेगा। अब इसमें मुगल सम्राटों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार क्या था, तो 1849 ईस्वी के बाद क्या किया, डलहौजी ने यह घोषणा कर दी कि जो बहादुर शाह जफर है उसके बाद जो भी मुगल है वो क्या करेंगे, लाल किला छोड़कर कहीं और रहेंगे, लाल किले में वे नहीं रह सकते। 1856 की में जो लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद के मुगल बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर सकेंगे। इन घोषणाओं के द्वारा कंपनी के अधिकारी मुगल शासन को समाप्त करना चाहते थे। अब क्या हुआ, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल जो है वो बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर सकेंगे, यानी इससे पहले जो बादशाह की एक रीति चली आ रही थी वो नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने उसे खत्म कर दिया और इन घोषणाओं से क्या हुआ, कंपनी के अधिकारी क्या हुआ, मुगल शासन को समाप्त करना चाहते थे, जिस कारण मुगल जो थे उन्होंने भी इसका विद्रोह किया। 1857 की क्रांति के लिए जो लोग थे वो सबसे पहले बहादुर शाह जफर के पास गए उसे अपना नेता बनाने के लिए। तो इस तरह से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें डलहौजी की भूमिका को हम देख सकते हैं। उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी वही 1857 की क्रांति की मुख्य फसल थी, हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।